पर ये डार्क साइड जो है म्यूजिक का, ये लोग उजागर क्यों नहीं करते उसको? पता है उन्हें जो पैसे मिल रहे थे वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो अगर मैंने बोल भी दिया तो भी क्या, मैं बॉयकॉट हो जाऊंगी। एवरीवन इज आफ्टर फेम, सबको फेम चाहिए। मुझे लगता है कि आप जब बहुत अच्छा कर रहे होते हो, करते करते फेम अपने आप अटैच हो जाता है। बट अपन एकदम भूखे बैठे हैं कि नहीं कुछ भी कर लो भाई फेम चाहिए हमको। दैट डजंट गो दैट वे। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, गाना गाते हैं और नीचे लिखा रहता है ऑटो ट्यून करके। तो बेसिकली लोग के बहुत मिसकंसेप्शंस है ऑटो ट्यून को लेकर कि वो बिल्कुल सुरीला बना देगा। डेफिनेटली थोड़ा ट्यून करता है, बट अगर आप बेसुरा इंसान को या जो टोटल ऑफ में जा रहा है ऑटो ट्यून लगा दोगे ना, आपको पूरा अलग से समझ में आएगा। आपने बहुत रियलिटी शोज देखे हैं, एज ए जज भी आप गए हो, या रियलिटी शोज एक्चुअल होते हैं जैसे वो दिखते हैं या फुल स्क्रिप्टेड होते हैं? बचपन में शायद मैं भी 11-12 साल की थी एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर द वन ऑफ द रियलिटी शोज। यहाँ एमपी से शायद 2-3 मुश्किल से सेलेक्ट किए थे। मैं देखती हूँ कि ऑलरेडी सारा एपिसोड हो चुका होता है, मुझे कॉल ही नहीं आया इवन आफ्टर सेलेक्टिंग मी। अब इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? पर रियाज के साथ क्या आप मेडिटेशन भी करते हो? म्यूजिक के थ्रू ही मेरा मेडिटेशन हो जाता है। आप जो स्वर लगा रहे हो, यू हैव टू गो टू दैट लेवल। म्यूजिक मेरे लिए अ वे टू कनेक्ट विद गॉड और पीस का सोर्स है, वो मेरे लिए है म्यूजिक। बिना एजेंसी से बात करे, अगर कोई भी सिंगर अगर कुछ करता है, क्या उसको इंडस्ट्री से हटा दिया जाता है? एजेंसी एग्रीमेंट्स साइन कराती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आपके बिहाफ पे हम बात करेंगे। कमीशंस होते हैं, अगर आप ये कॉन्सर्ट करते हो या आप इधर जाते हो तो आप इतना कमीशन उस एजेंसी को जाएगा। आप पर्टिकुलर चीजों को नहीं गा सकते। ऐसा क्यों? कोई XYZ लेबल है तो आपको हमारे लेबल का ही गाना होगा, आप दूसरे लेवल का गा नहीं सकते क्योंकि आप बन चुके कॉन्ट्रैक्ट में। गुरु को ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है आज के टाइम पे, बिकॉज कई लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट वो तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे, तो क्या आप उनके पास जाना छोड़ दोगे? आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई 3 गलतियां जो आजकल के सिंगर बहुत ज्यादा करते हैं? अलग अलग सिंगर्स अलग अलग गलती करते हैं, बट ब्रॉडली जो मैंने नोटिस किया है, फर्स्ट ये तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर वानी राव, जो कि यूथ की स्पेशली एमपी की एक सिंगर आइकन है। बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं। तो वानी, वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने 90s का म्यूज़िक बहुत देखा है क्योंकि मेरा बर्थ 90s में था। 90s का म्यूज़िक का पैटर्न्स और आज के म्यूज़िक के पैटर्न्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो आपके लिए म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक इज़ माई सोल फॉर मी, क्योंकि इसमें मेरा पैशन है, मेरी खुशी है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, मेडिटेशन है एंड वॉट नॉट। मतलब एक छोटे से शब्द में सब कुछ जो एक इंसान को चाहिए, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। म्यूज़िक मेरे लिए लाइक मतलब अ वे टू कनेक्ट विद गॉड, और जो खुशी कह सकते हो, जो पीस का सोर्स है, वो मेरे लिए है म्यूज़िक। आज की तारीख में मैं कहूँ, म्यूज़िक सबके लिए एक इमोशन है। म्यूज़िक से या तो हम अपने आप को बहुत नीचे भी लेके जा सकते हैं, म्यूज़िक से हम बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं, हम म्यूज़िक से अपना मूड भी बदल सकते हैं। तो आपके हिसाब से आजकल का जो म्यूज़िक चल रहा है, आप उसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो? क्योंकि आज के म्यूज़िक में वो डेप्थ नहीं है, वो मीनिंग्स नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बीट्स होती हैं और इसके बाद भी लोग एंजॉय करते हैं। आप क्योंकि क्लासिकल साइड से आए हो और प्लेबैक में भी हो, तो डू यू रियली थिंक कि आजकल का म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक है? अगर आप कंपेयर करें 90s से, जैसे आपने रेफरेंस दिया, तब डेफिनेटली मेलोडी ज़्यादा थी, म्यूज़िक पे थोड़ा कम फोकस था, बट मेलोडी पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि आपके वर्डिंग्स, आपके लिरिक्स क्या हैं, आपकी कंपोजिशन कैसी है, मेलोडी कितनी है, सिंगर्स कितने ज़्यादा काबिल हैं उस गाने को गाने के लिए। बट आज के सिनेरियो में इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज डेफिनेटली स्टूडियो में रिकॉर्डिंग एंड जो लाइव थिंग है वो थोड़ी कम हुई है, और मेलोडी भी थोड़ी कम हुई है, लिरिक्स काफ़ी थोड़े हल्के हल्के से हो गए हैं। ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह डिसअपेयर हो गए हैं, क्योंकि है, अगर अच्छा बन रहा है तो बुरा भी बन रहा है, तो बुरा बन रहा है तो अच्छा भी बन रहा है। इट्स लाइक बोथ वेज, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बट जैसे आपने सही कहा कि हाँ, थोड़ा सा जो उसका ओवर पावरिंग सा हो गया, जो थोड़ी हल्की चीज़ें हैं वो ज़्यादा निकल के आ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ वॉट हम उसे पेश कर रहे हैं ऑडियंस में। अगर 90s में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं दी जा रही थी ऑडियंस को, तो जो आप दोगे ऑडियंस वो ग्रैस्प करेगी, एज सिंपल एज दैट। बट अभी क्या है कि अच्छा भी जा रहा है तो बुरा भी जा रहा है।
अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या लेना चाह रही है। अगर ख़राब चीज़ को भी आप बार बार सर्व करो तो अच्छा लगने लगता है, समवेयर काइंड ऑफ दैट कि वो चीज़ भी होती है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है, एंड ऑल्सो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑडियंस को क्या दे रही है। तो आजकल हमें रॉक म्यूज़िक इतना देखने को नहीं मिलता जितना हमें रैप देखने को मिलता है। तो क्या आपको कहीं लगता है कि रैप ने रॉक की पोजीशन ख़राब कर दी है? नहीं, मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगी इस पे, बिकॉज़ अगर हम देखें तो रॉक म्यूज़िक बहुत टाइम से चला आ रहा है। डेफिनेटली इंडिया में थोड़ा लेट आया, बट बाहर बाहर के कंट्रीज़ में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो जब रॉक भी आया था तब इट वाज़ न्यू फॉर अस, इंडियंस के लिए बहुत नया था। तो हम जब उसे ले रहे थे तो यार वो भी नया था। जैसे आप रैप की बात कर रहे हो, तब के लिए रैप की जगह रॉक था। अब रॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ऑलरेडी लोग बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब रैप ऐसी एलिमेंट आ गई है जो पहले नहीं थी, अब ये नया हो गया है। तो इसलिए इसके ऊपर बातें ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे नहीं कि उसने पोजीशन ले ली उसकी, इट्स जस्ट कि वो एक हाईलाइटेड है, अभी हाईलाइट हो चुका है बिकॉज समथिंग इज़ न्यू। जो रैपर्स पहले नहीं थे, जो परफॉर्म नहीं करते थे, कभी आते नहीं थे, अब उनके अलग से रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, उनके परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं जो कभी होते ही नहीं थे। 90s में तो बिल्कुल नहीं होते थे, बिकॉज आई बीन मतलब 90s की लेटर चाइल्ड हूँ, तो जो बचपन में गाने सुने, रैप वॉज नॉट देयर। तो अब जो वो चीज़ नहीं आ रही है, तो अब लोग को मिल रहा है, परफॉर्म करने के लिए भी लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट भी हैं, रैपर्स भी हैं जो पहले नहीं थे। तो अब जब कुछ नया आ रहा है तो डेफिनेटली वो लाइमलाइट उस टाइम के लिए लेगा। अब इसके बाद जब कुछ नया आएगा तो वो लाइमलाइट लेगा। सो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है। बचपन से अभी तक जितनी भी आपकी जर्नी रही है, क्या आपको लगता है कि आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया के कारण? जी, कंपटीशन पहले भी था, बट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं ये कहूँगी। ओके। पहले जब अगर मैं अपना चाइल्डहुड बोलूँ तो कॉम्पिटिशन्स के थ्रू सबसे ज़्यादा होता था कि आप कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जा रहे हो और उसके बाद आप जीतते हो, आप विनर बनते हो, फिर आपको वहाँ से शोज़ मिलने शुरू होते हैं और आप धीरे धीरे ग्रो करने लगते हो। आप बट बचपन में भी आज के रियलिटी शो में गए थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बचपन में नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इन 2016, मतलब मैं शायद 2016 में गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2016 में गई थी मैं। और वहाँ पे रियलिटी शो में हम लोग टॉप 60 में आए थे, राइजिंग स्टार्स में, जो कलर्स टीवी पे आता था। तो सोशल मीडिया तब नहीं था, क्योंकि तब कॉम्पिटिशन ही सोर्स था अपने आप को, अपने टैलेंट को शोकेस करने का। बट आज के टाइम पे हर किसी के पास, बीट एनी एज ग्रुप, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा एज का कोई इंसान हो, सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाए ऑडियंस के सामने। और बहुत ही सिंपल वे है अपना वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पे डालने का। बट बैक देन कई लोग ऐसे होते थे जो या तो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं ले पा रहे, या फैमिली इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप की सोच थी कि यार नहीं, हम इस लाइन में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। बट विथ टाइम वो सोच बदली है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने लगी है, तो लोग ज़्यादा हुए हैं उस लाइन में खड़े होने के लिए। तब भी लोग थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट अब है। तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन्स के जो लोग हैं वो हमें ज़्यादा लगता है कि हाँ है, और है भी, क्योंकि बुरी चीज़ वायरल हो जाए पता ही नहीं चलना, और अच्छी चीज़ रह जाती है किसी कोने में। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी के साथ ये भी चीज़ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक में आजकल आपका करियर बहुत कुछ आपकी किस्मत पे, आपके लक पे डिपेंडेंट है। क्या ये सही है? मैं ये नहीं बोलूँगी लक पे कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज आई डू बिलीव कि लक इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, बट अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क और लक का कॉम्बिनेशन से ही आप कुछ कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ लक के बेसिस पे कुछ कर भी लिया तो वो सिर्फ एक कुछ टाइम पीरियड के लिए है। कुछ टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आओगे और उसके बाद गायब हो जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। बट जब वो हार्ड वर्क के साथ मिक्स होता है और जब आपकी टाइमिंग बहुत सही होती है और जितना आपका हार्ड वर्क है वो आपको रिजल्ट मिलने लगता है, तो वो लॉन्ग लाइफ चलती है ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड और आप अपने आप पे काम कर रहे हो। सो मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, आई डू एग्री, बट हार्ड वर्क के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। आप इतने टाइम से क्लासिकल में थे, तो फिर क्लासिकल से प्लेबैक में स्विच कैसे हो गया आपका? स्विच नहीं हुआ, मैं बचपन से ही क्लासिकल भी कर रही थी और ओके। प्लेबैक में भी कर रही थी। मतलब मैं सारे जॉनर्स को ही, मुझे वर्सेटाइल होना हमेशा से बहुत पसंद था। बचपन में भी जैसे क्लासिकल किया, उसके बाद मैं गाने सुनती थी, इसमें क्या है, इस सिंगर ने क्या काम किया है, दूसरे जॉनर का गाने सुनती थी, भक्ति संगीत हो गया, गज़ल हो गए, बॉलीवुड हो गए, सारे सुनती थी। तो इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ कि मैं हर तरह की चीज़ें सुन रही थी और मुझे हमेशा से था कि मुझे एक पे स्टिक नहीं होना है, मुझे सब करना है।
तो कौन से फेवरेट सिंगर थे उस समय आपके? ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक सिंगर की बात जो है वो दूसरे सिंगर में नहीं है, जो दूसरे सिंगर की बात है वो किसी और में नहीं। तो हर एक का जो एलिमेंट ऐसे करके मेरे बहुत सारे सिंगर्स हैं। अगर फेवरेट कहूँ, अगर पुराने में भी हैं या जो हमारे जो 20s में भी जो थे वो अलग हो गए, जो अभी के हैं वो अलग है, तो बहुत सारे लोग हैं। अभी भी आप कुछ सीख रहे हो? म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि आप लाइफ लॉन्ग सीखते रहोगे, ख़त्म ही नहीं होता। इट्स अ वास्ट ओशियन, तो चलता ही रहता है वो तो। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, और आशा करती हूँ कि मैं और भी सीखूँ और भी करती जाऊँ। जितना जहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है, आई एम रेडी टू गेन। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं भी एक दिन सोनू निगम जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि मैं आज भी कुछ सीख रहा हूँ, आज से 10 साल पहले भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा था, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। हमेशा किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। बिल्कुल, 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 वेरी ट्रू। मतलब ये इतना बड़ा ओशियन है, आप कितने भी जन्म ले लो, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा है इसमें सीखने को और करने को। आप जितना सीखते हो उसके बाद लगता है कि अच्छा हमने इतना ही किया क्या? अरे बाप रे! और भी बहुत कुछ है, भाई उसको भी कवर करना है। तो इट्स लाइक कि वो मल्टीप्लाई होता है, ख़त्म ही नहीं होता है। सो अगर जो बोलता भी है कि हमने सीख लिया, तो मैं सोचती हूँ कि आपने मतलब जो सीखा हुआ है उसके मुँह से तो कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि वो जानता है कि वो कितना वास्ट है, और उसे पता है कि वो अभी कहाँ है, उस छोटे से ड्रॉप में है जो पूरा कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी कभी सिचुएशन बनी जहाँ आपको लगा कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मेरे से तो बड़े-बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं? जी, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, क्योंकि आप जब भी एक नए आर्टिस्ट से मिलते हो, आप उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। जो मुझ में बात है वो उनमें नहीं है, जो उनमें है वो मुझ में नहीं है। तो इट्स लाइक कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है एक सीखने का, और हमसे कुछ लोग सीख रहे हैं वो हमें भी नहीं पता होता है। वो जब हमसे बात करते हैं, मतलब आपने ये चीज़ की, आपने वो किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने भी ट्राई किया, तो वो हमें नहीं पता होता है, बट वी फील द सेम फॉर देम, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ऐसे ही सोच रहे होते हैं। मतलब एक, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव है म्यूज़िक, और बहुत ही आर्टिस्टिक है, क्रिएटिविटी लेवल अलग है सबकी। जो एक लाइन को उस वे में गा रहा है, वो दूसरा बंदा उसी लाइन को कुछ और अंदाज में गा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी लगा के और अपने इमोशंस डाल के। तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही अपना तरीका है लोगों का लेने का। तो सीखना सिखाना चलता रहता है तो आप ऑनगोइंग इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोसेस। प्ले करते हो? जी जी, मैं इंस्ट्रूमेंट्स में तबला भी बजाती हूँ। अरे वाह! बहुत वेल वर्स्ड नहीं, बट आई डू प्ले, और गिटार भी, और हाँ, कीबोर्ड भी थोड़ा बहुत। तो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ म्यूजिक में करते रहो। आई आई लव दैट। तो ये जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने सीखे, ये रिक्वायरमेंट थी या शौक से सीखे? रिक्वायरमेंट मैं बोलूँगी बड़े होने के बाद लगी, बिकॉज़ छोटे में तो ऑलरेडी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, हमेशा से इंटरेस्ट था। मतलब म्यूज़िक की कुछ भी चीज़ दे दो, चाहे सितार भी मुझे बहुत पसंद है, अगर मेरा बस चलता तो मैं सितार भी सीखने लग जाती। बट वोकल्स ऑलरेडी इतना वाइड मतलब ये सब्जेक्ट है कि आप उसे करते करते ही आपका समय निकल जाता है। तो बचपन से ही वो शौक था। अगर आप कहो कि रिक्वायरमेंट की, तो जब सोशल मीडिया पे मैंने अपलोड करना शुरू किया, तो वहाँ पे वीडियोस ऐसे थे कि कुछ गानों के आप कैरियोपिक के भी गा लेते हो, कुछ लाइव गा लेते हो, कुछ कॉन्सर्ट्स के डाल लिए। बट कभी ऐसा भी आता है कि जब तीनों ही ऑप्शन नहीं तो क्या, यू शुड हैव समथिंग जिसके साथ आप प्ले करके आप गा सको। तो कहीं ना कहीं भैया को मैं देखती थी, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, 10-12 इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, तो उनसे भी मुझे इंटरेस्ट आने लगा, पापा से भी इंटरेस्ट आने लगा। तो कहीं ना कहीं उनको देखते देखते थोड़े बहुत कॉर्ड्स वॉर्ड्स बजाना शुरू किए, एंड आई थॉट कि उसके साथ भी अपलोड करते हैं, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स कि गिटार के साथ प्ले करना, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट के साथ आप जो गा रहे हो उसका एक फ़ील अलग हो जाता है। अगर मैं एक ही गाना गिटार के साथ गाऊँ वो अलग सुनाई देगा, कीबोर्ड के साथ अगर मैं गाऊँ अलग फील बिल्कुल आएगा अलग उसमें। फ़ील आएगा। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट, कभी पियानो के साथ हो गया, कभी गिटार। तो रिक्वायरमेंट लेटर स्टेज पे आई, बट जो कह सकते हो आप इंटरेस्ट वो पहले से ही था। मैंने आपके देखा कि आप कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं आपके, हॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, क्लासिकल भी आपने रिकॉर्ड करके डाल के रखे हुए हैं। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा एंजॉय करते हो? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ क्लासिकल गाऊँ, एकदम ज़ोर से, बिल्कुल एकदम घुस जाऊँ उसमें। बट एट द सेम टाइम फिर मुझे कुछ अच्छा सा गज़ल मिल जाता है, यार ये गज़ल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई नीड टू सिंग दैट। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन माई मूड। फिर कभी कभी लगता है कि बॉलीवुड, यार ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं गाने वाली हूँ, इसको मैं प्रिपेयर करूँगी, कॉन्सर्ट में गाऊँगी। तो इट इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन माई मूड कि मुझे क्या है, क्योंकि अच्छे सब लगते हैं इसलिए कर सब रही हूँ, नहीं तो मैं शायद एक ही या दो जॉनर ही पकड़ के चल रही होती। बट सब में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए सबको लेके चल रही हूँ। तो जितना मेरी नॉलेज है, मैंने देखा है कि सिंगर्स बहुत इमोशनल होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो गाना खुद भी प्ले करते करते, गाते गाते भी, या तो उनकी ऑडियंस को, उनको भी रोना आ जाता है।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी, बहुत बार हुआ है, बिल्कुल। ऐसा कई बार हुआ है कि जब ऑडियंस है या फ्रेंड्स हैं, वो डायरेक्टली उन्हें इमोशंस में आप जब बहते हो, म्यूज़िक इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रिया है इमोशंस को डिस्प्ले करने का। मुझे लगता है इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि आप म्यूज़िक के थ्रू कुछ इमोशंस पोर्ट्रे कर रहे हो। तो कभी कभी गाते हुए मेरे साथ भी हुआ है कि गाते गाते ही आंसू आ गए, अभी बाद में पता चल रहा है कि आंखें ऑलरेडी वेट हो चुकी हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है ये इमोशंस डिस्प्ले करने का। मुझे लगता है कि हार्टलेस इंसान को भी वो इमोशन से भर देगा, म्यूज़िक में वो ताकत है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता स्ट्रेट अवे। कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करते करते बैक स्टेज जाके उनको थोड़ा सा रोना पड़ा, फिर वापस आके उन्होंने आगे की लाइनें गाई हैं। तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी कि ये चीज़ एक इतनी कॉमन है जो भी अच्छे सिंगर्स हैं उनके बीच में, कि बहुत ज़्यादा खुद ही भावुक हो जाते हैं गाना गाते गाते। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ सिंगर हैं ऐसे, जैसे अरिजीत हैं, उनकी आवाज़ में सैडनेस बहुत ज़्यादा दिखती है, अब क्या है बैकग्राउंड उसमें हमें नहीं मालूम। तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता है कि आप जिस मूड में हो और जब आप गाना गाने बैठते हो तो आप भी उस इमोशंस के साथ फ्लो होते चले जाते हो, या फिर आपको वो इमोशंस छोड़ के फिर स्टेज पे बैठना पड़ता है? ये अगेन डिपेंड करता है कि उस वक्त आप किस स्टेज पे हो, ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी पर्सनल लाइफ तो आपके साथ चल ही रही है ना। आप जैसे ये जितने भी शोबिज़ है, जैसे आप जिस फील्ड में हो, मैं जिस फील्ड में हूँ, इट्स काइंड ऑफ कि आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चल रही है, यू हैव टू पुट ऑन, और आपको वहाँ स्टेज पे अपना बेस्ट देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीछे क्या चल रहा है। राइट। यू हैव टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। और इमोशंस चाहे अंदर से आप कितने भी टूटे हो, कितने भी गुस्सा आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, XYZ इमोशंस, यू हैव टू बी द बेस्ट। आपको अपना परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट देना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम उस गाने में या उस इमोशंस में इतने ज़्यादा इनग्रोप्ड हो जाते हैं कि हमको वो कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, एंड दैट्स फाइन। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आ रहे इमोशंस, ठीक है, निकाला, क्योंकि वही तो इमोशंस का ज़रिया है। और आप जब गाते गाते खुद भी इतने फील में आ चुके होते हो कि बीइंग अ सिंगर, मैं समझती हूँ, जब आप पर्टिकुलरली कोई गाना गाते हो या आप कुछ कनेक्ट कर रहे हो या आपको बहुत अच्छा लग रहा है जिस सिंपली कि आप वो जो कर रहे हो, तो आप खुद इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपने आप इमोशंस भी आने लगते हैं। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपके पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है, बोथ फेस। तो ऐसा हुआ है कि आपका किसी दिन गाने का बिल्कुल मन नहीं है, स्टेज पे जाके एकदम ही आपका कोई दूसरा रूप निकला है जिसमें आप पूरा एंजॉय करते हुए गा रहे हो, और फिर आप स्टेज से निकल के आ रहे हो, फिर आपको लग रहा है यार मैं तो वहीं वापस आ गई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि म्यूज़िशियंस, आपने सही बोला कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो आप पूरी तरह उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप स्टोन हार्टेड नहीं बन सकते। कहीं न कहीं इमोशंस पीछे बैकग्राउंड में चल ही रहे होते हैं। तो आपने वो परफॉर्मेंस दिया, बाकी तो आप वापस एक नॉर्मल इंसान ही बन गए। तब वहाँ पर परफॉर्मर थे, बाहर आप वही वाणी राव ही हैं जो आप थे एक्चुअल से, हमेशा से। क्योंकि तो सिंगर्स के साथ जो मैंने देखा है जनरली, कि उनको अपना हार्ट और ब्रेन दोनों ही यूज करना पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर इमोशंस नहीं लेके आ पाएंगे तो शायद वो उस गाने के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप में वो इमोशंस होने भी चाहिए। आप तब वो दे पाओगे इमोशंस, पोर्ट्रे भी कर पाओगे उस गाने में या जो भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हो। आ आप वही दे पाओगे जो आपके अंदर है। आप प्रॉपर्ली जस्टिस दे पाओगे। अगर मैं एक बहुत ही फन गोइंग इंसान है जिसने कभी दुःख दर्द ही नहीं झेला हो और उसको मैं बोल दूँ एक इमोशनल सा गाना गा दो सिंह जैसा, बट हाँ, दैट इज़ वेरी रेयर। मैंने बोली गा ही नहीं सकता। बट आपका वो जो एक सोल है, जो एक एसेंस है, वो आप फ़ील जब करते हो किसी चीज़ को, वो अपने आप ही आती है नेचुरली। तो आपको जनरली किस तरह के गाने गाना पसंद आते हैं? बहुत तेज स्पीडी गाने, या लव सॉन्ग्स, या सैड सॉन्ग्स? किस तरह के गाने आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो? सच बोलूँ तो मुझे मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा पेपी सॉन्ग्स भी पसंद आते हैं, तो एट द सेम टाइम मुझे ऐसे गाने पसंद आते हैं जो बिल्कुल मुझे अभी मैं सो ही जाऊँगी बढ़िया, एकदम सुनकर। इतना अच्छा लगता है, मतलब सूदिंग, मतलब जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो मन कह रहा है या मेरे जो इमोशंस हैं या जो भी कह सकते हैं अंदर की आवाज़ की, मुझे इस टाइप का सुनना है। बाकी नॉट मोर इनटू हार्ड रॉक कह सकती हूँ मैं। वो सेगमेंट मैं उतना रिलेट नहीं कर पाती और मैंने कभी उसमें गई भी नहीं। बाकी जितने सेगमेंट्स हैं हर जॉनर का, वो मुझे बहुत पसंद क्या है। गज़ल पसंद है आपको? बहुत पसंद है, गज़ल्स भी बहुत पसंद है। और इसकी भी एक बात ये है कि इतना इम्प्रोवाइजेशन है गज़ल में भी। क्लासिकल में तो इम्प्रोवाइजेशन होता ही है बहुत, गज़ल में भी इतना ज़्यादा है कि एक ही गज़ल को 5 लोग 10 लोग इतने डिफरेंट अंदाज में गाते हैं
कि हम सोचते हैं कि अच्छा इस गज़ल को ऐसे ऐसे भी गाया जा सकता है। तो हम्म, क्रिएटिविटी लेवल हर इंसान की इतनी अलग होती है, और उसको लेने का, उसको आप किस एसेंस में किस तरीके से उसको ले रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है उस वक्त, तो इतना अलग कर देता है एक पर्टिकुलर गज़ल ही। 10 अलग वर्जन्स मिलेंगे आपको 10 अलग आर्टिस्ट से। पहले जो कव्वाली हुआ करती थी अब वो कहीं छुप चुकी है और अब सूफी का जन्म हो चुका है। तो उस कव्वाली की ओरिजिनलिटी को खत्म करके सूफी नाम देना क्या जस्टिस है उसके साथ? बिल्कुल जस्टिस नहीं है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि मैं आप बन जाओ और आप मैं डेफिनेटली जस्टिस नहीं है, क्योंकि आप एक अलग आइडेंटिटी है, मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ। डेफिनेटली सेम गोज़ विद द जॉनर्स एज वेल। उसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल अलग है उससे भी, कहीं ना कहीं हाँ अंदाज जो आप बोल सकते हो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लोज आ जाती है, बट दैट डजंट मीन कि वो एक ही हो गए। बट जो आज के आर्टिस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोनों को मिक्स करते रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी ख़त्म हो गया है, कर रहे हैं, कवाली वाले भी कर रहे हैं, बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे। बहुत कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रहा, मैं क्या कहूँगी, जितना कि सूफ़ी कमर्शियल लेवल पे हो रहा है उतना कव्वाली कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रहा। बट कहीं ना कहीं आर्टिस्ट लोगों ने उसको थोड़ा सा मर्ज करके परफॉर्म करना शुरू कर दिया। नॉट फुल्ली कव्वाली तो नॉट फुल्ली सूफ़ी, फुल्ली सूफ़ी करने वाले हैं, बट पूरी तरह कव्वाली प्योरिटी के साथ परफॉर्म करने वाले डेफिनेटली थोड़े कम हुए हैं। मे बी शायद उनको वो लाइमलाइट नहीं मिल रहा है, या आर्टिस्ट कम हो गए उसमें जाने वाले, या जो भी है उसके जो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बट मैंने जितना सुना है, मैं जितना नोटिस कर रही हूँ, इट्स लाइक कि समवेयर उन लोगों ने थोड़ा मर्ज कर दिया है दोनों आर्ट फॉर्म्स को। तो हमको ऐसा लग रहा है कि कव्वाली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट कव्वाली की तरह ही सूफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कव्वाली अंदाज में सूफ़ी कर रहे हैं। राइट। आजकल के जो बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं गिटार सीख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी से म्यूज़िक आ जाए और उतना टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहते हैं वो। आप भी ऐसे थे बचपन में? नहीं बिल्कुल भाग जाते थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि पापा कहते थे कि मैं जब वो रियाज़ करते तो मैं तानपुरा के नीचे ही सो जाती थी उनके गोद में। तो वो जो कान में जो हमेशा से चलता था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो एक लाइफ का हिस्सा बन गया है, और कभी ऐसा लगा ही नहीं। मैं हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो म्यूज़िक भी एक खाने पीने साथ में एक रिचुअल जैसा ही था कि भाई सब कुछ साथ में लाइफ चल का रहा है, पार्ट था आपके? लाइफ का पार्ट था। और कभी ऐसा लगा नहीं, बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग दैट। अगर इन्जॉय नहीं कर रही होती, पसंद नहीं होता, तो शायद ये बात अप्लाई होती। बट ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेटेड थी कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी गाना है, मुझे भी बजाना है इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अंदर था, जो मुझे थोड़े बड़े होने बाद पता चला, बट इट वॉज देयर बचपन में, जब आप इतना समझ नहीं पाते हो कि आप क्या कर रहे हो। आप तो बचपन से सीख रहे हो, बट अगर कोई बड़ी उम्र में है, तो क्या वो म्यूज़िक सीख सकता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि जो बहुत ही लेटर स्टेज पे उनने शुरू किया है, बट ए? उनने उन 7, 8, 10 सालों को मल्टीप्लाई इनटू 3 कर दिया। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि उन्होंने 10 साल को इक्वल टू 30 साल कर दिया। विक जितना वो टाइम दे रहे हैं, जितना वो रियाज़ कर रहे हैं, जितना वो अपना पैशन, अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ लगा रहे हैं। तो मैंने ऐसे कई लोग को देखा है। तो इट्स लाइक कि आपका इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि आपके पास अगर बहुत इंटरेस्ट होता है, डेफ़िनेटली बहुत जल्दी-जल्दी ग्रैस्प करने लगते हो और आप ज़्यादा करने लगते हो। इंटरेस्ट नहीं है तो हाँ यार इतना किया, चलो ठीक है अब रुक गए। बट जब आप भूखे होते हो नॉलेज के और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे करना है, इसी में कुछ करना है, देन वो स्पीड अप हो जाता है बहुत ज़्यादा इनटू से। तो कवर अप हो जाते हैं वो साल। मैंने ऐसे कई लोग को देखा जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। मैं सोनू जी का एक वही देख रहा था, प्रोग्राम देख रहा था, तो ही सेड कि म्यूज़िक ज़ीरो से ही शुरू होता है और शून्य पे ही आगे ख़त्म हो जाता है। उनके लिए म्यूज़िक के 12 सुर से भी ज़्यादा हैं कुछ, क्योंकि जितने वर्सेटाइल सिंगर वो हैं, किसी भी तरह का गाना दे दो, पुराना गाना, नया गाना। आपको क्या लगता है, क्या सच में इतना वर्सेटाइल है? अगर मैं कहूँ कि डेप्थ इतना ज़्यादा है कि आप जितना जाते जाओगे आपको लगेगा इसका क्या डेप्थ भी है, मतलब क्या ख़त्म होने वाला है तो ये। इसका कोई एंड नहीं है? इसका कोई एंड ही नहीं है। इट्स लाइक सो डीप, क्योंकि आप जितना डाइव इन करते जाओगे, जितना आप सीखते जाते हो, आपको लगता है कि बाप रे इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी है जो ऑलरेडी अनटच्ड है, हमने उनके बारे में सुना ही नहीं, हमने उनको छुआ ही नहीं है। इट्स सो वास्ट। अगर मैं क्लासिकल भी मानूँ, अगर मैं बचपन से मैं क्लासिकल गा रही हूँ, सुन रही हूँ, आज की डेट में भी मुझे लगता है बाप रे मैंने सिर्फ इतना ही किया है क्या। बिकॉज आप जब नॉलेज गेन करने लगते हो तो आपको वो बाउंड्री दिखने लगती है, और इसको तो बाउंड्री नहीं है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप लगता है कि आप पास आ गए हो और आपको लगता है अरे बाप रे ये और भी आगे है।
इट्स सो डीप एंड इसका मतलब बाउंड्री ही नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. एंड नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है क्योंकि आपके पास जॉनर्स इतने सारे हैं, मल्टीपल जॉनर्स. हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स अलग हैं, बट अगर बाहर आप जाओगे वहाँ पे इतने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, क्या नहीं है. मतलब अगर आप गिनते गिनते थक जाओगे, अगर नाम ही गिनते गिनते थक जा रहे हो तो करना कितना ज़्यादा होगा आप सोच सकते हो. तो इट्स लाइक कि टोटली डिपेंडेंट कि इंसान किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो क्या करना चाहता है, किस जॉनर की तरफ इंक्लाइंड है, कितना रियाज कर रहा है, क्या क्या करना चाह रहा है, कितने टाइम में करना चाहते हैं, हमेशा करना चाह रहे हैं. सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं. एंड डेफिनेटली आपने जो बोला बिल्कुल सही है. ज़ीरो से शुरुआत होती है और लगता है कि ज़ीरो पे ही है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि इतना वास्ट है. आजकल आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई 3 गलतियाँ जो आजकल के सिंगर बहुत ज़्यादा करते हैं? सिंगर्स डेफिनेटली अगर अलग अलग सिंगर्स अलग अलग गलती करते हैं, बट ब्रॉडली जो मैंने नोटिस किया है, फर्स्ट ये कि सीखते नहीं हैं. उनको लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है और वो खुद कुछ कर सकते हैं. सही मायनों में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसका फाउंडेशन, उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप बिल्डिंग अच्छे से खड़ी कर पाओगे. सेम गोज़ विथ एवरी फील्ड. अगर आप म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा करना चाहते हो तो अपने फाउंडेशन, अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए. वो स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप प्रॉपरली तालीम लेंगे, किसी से आप सीखेंगे, एक अच्छे गुरु से, और कंसिस्टेंटली अगर आप सीख रहे हो, भले ही आप टोटली डीप क्लासिकल में नहीं जाओ या टोटली डीप जिसमें भी आपको जाना आप जाओ, बट आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. और उसके लिए आपको एक अच्छे गुरु से प्रॉपरली सीखना बहुत ज़रूरी है. अब लोगों को लगता है कि हमको सब आता है और हम सब खुद कर लेंगे, उसमें गलत रियाज भी कर रहे हैं, गलत भी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है. सेकेंड थिंग कि मिमिक कर रहे हैं कि सामने वाला क्या क्या कर रहा है, क्या ट्रेंडी चल रहा है, हम भी वही करते हैं. ये नहीं देख रहे कि आपका आवाज़ कैसा है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, और क्या है जो आपका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको बाकियों से डिफ़र करता है. तो वो चीज़ जाननी ज़रूरी है कि मैं किस में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, कि मैं स्टैंड आउट कर रही हूँ बाकियों से. आई नीड टू फाइंड माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कि मैं किस में सबसे अच्छा करूँ, या ये नहीं देख के कि मेरा दोस्त ये कर रहा है या मैं चलो वही कर लेती हूँ, वहाँ यार इससे भी बहुत फेमस हो रहा है चलो मैं वो कर लेती हूँ. नहीं, आपको अपने आप को पहचानना ज़रूरी है कि आप सबसे बेस्ट किस में हो और आप सबसे अच्छा किस में कर सकते हो. तीसरा, एवरीवन इज़ आफ्टर फेम. सबको फेम चाहिए. मुझे लगता है कि आप जब बहुत अच्छा कर रहे होते हो, करते करते फेम अपने आप अटैच हो जाता है, बाय प्रोडक्ट है इसका। बाय प्रोडक्ट है उसका. बट अपन एकदम भूखे बैठे हैं कि नहीं कुछ भी कर लो भाई फेम चाहिए हमको. दैट डजंट गो दैट वे. आपको उस लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि देखो फेमस तो हर कोई हो जाए, ख़राब करने वाला भी फेमस हो ही रहा है, राइट। बट हमें उस वे में फेमस नहीं होना है. बट आप तभी अच्छे से फेमस हो पाएगा जब आप अपने आप को उस काबिल बना रहे हो कि लोग अच्छे वे में आपके नाम को लें कि यार ये इंसान फेमस है, इज़ अ नोन पर्सन. बनना ऐसे है, नहीं तो डिफेम वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं कि जो कचड़ा करके फेमस हो रहे हैं. सो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें बहुत. आपने बोला कि अच्छा गुरु, बट आपको नहीं लगता कि आजकल उस लेवल की गुरु, उस लेवल की नॉलेज, उस लेवल का एक्सपीरियंस और वैसे गुरु को ढूंढना इज बिट टफ? वेरी टफ, वेरी टफ. अगर मैं बोलूँ कि एक गुरु को ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है आज के टाइम पे, बिकॉज आप गलत चीज़ ऑलरेडी करते आ रहे हो, उसको सही करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट आप गुरु के अंडर में सही गलत कर रहे हो तो वो एंड अप होगा कि आप सही चीज़ ही सीख रहे हो. बट गलत चीज़ को सही करना वो बहुत ही डिवास्टेटिंग हो जाता है. आप उसको अंडू नहीं कर सकते, वो पार्ट ऑफ वो आपके उसमें रह जाता है और आप कितना भी चाहो उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो. तो सबसे पहली बात आपने सही बोला, डिफ़िकल्ट है. क्यों है? क्योंकि हर चीज़ बहुत कमर्शलाइज्ड भी हो गई है. राइट. एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मॉनिटरी एस्पेक्ट्स, या वो गुरु क्या कर पा रहा है आपके लिए, कितना आपको फेम दिला पा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, आपको यहाँ करवा दूंगा. चीज़ें हैं, अगर इसमें जाएं तो ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है जो अब हम इसमें जाएंगे. तो मॉनिटरी एस्पेक्ट प्लस सामने वाले जो सीख रहा है उसको भी हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए. इट्स नॉट समथिंग जो आप एकदम 2 मिनट की मैगी बनाई और हो गया. आपको वो कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत गुरु की भी लगेगी और सीखने वाले की भी लगेगी. इट्स बोथ वेज. वो जितना सिखा रहा है आपको वो करना है, रियाज करना है, कंसिस्टेंटली करना है और उन पे भरोसा रखना है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो सिखा रहे हैं. सबसे पहले तो गुरु ढूंढा कि वो गुरु अच्छा हो. ये नहीं कि मतलब आंखें बंद करके कूद ही गए.
एनालाइज करना सीखना पड़ेगा एक क्योंकि इंसान आजकल को। गुरु भी चाहते हैं कि बिल्कुल वो भी जल्दी से जल्दी फेमस हो जाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनका कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार मैं ऐसे ही बच्चों को उठाऊं जहाँ से हाँ जहाँ से मेरा फेम बिल्कुल बढ़ सके, बिल्कुल बजाय बिल्कुल। ऐसे बच्चे जिनको मैं पॉलिश कर सकूं और सच में उनको तराश के एक हाँ, अच्छा जो सिंगर बना सकूं। जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और जेन्युइनली बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके पास वो आवाज़ है, वो डेडिकेशन, वो इंटरेस्ट है, बट उनको ना चुन के कैसे, जहाँ से आपने जैसा बोला कि वहाँ से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ गुरु की नहीं है और जो सीखने वाला है दोनों साइड से प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे फेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको बहुत अवेयर रहना है, आपको समझना पड़ेगा, मतलब उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस गुरु के पास जाना है और क्या मैं वहाँ से वो सीख रहा हूँ जो मुझे सीखना चाहिए, क्या मैं इससे लेवल अप हो सकता हूँ, क्या मैं ग्रो करूँगा। वो एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सामने वाला इधर जा रहा है, यहाँ से बहुत लोग निकल रहे हैं, चलो उधर ही कूद जाते हैं। नो, यू हैव टू एनालाइज, और ये आप खुद ही कर सकते हो, कोई आपके लिए करेगा नहीं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस और एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो गुरु को सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया होता है क्या सिंगर्स के लाइन में? सिंगर्स की लाइन में डेफिनेटली जैसे आप बोलें कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत लोग और आफ्टर कौन है सबसे बड़ा फेमस, कौन है सबसे बड़ा नामी गिरामी लाइक्स इंसान, देखे जाते हैं गूगल एग्जैक्टली पे उसके। लाइक्स उसके देखे जाते हैं, किसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से देखे जाते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में बहुत डेप्थ में है वो इंसान, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट वो तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे। तो क्या आप उनके पास जाना छोड़ दोगे? आपको ग्राउंड लेवल पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट कि जो दिख रहा है आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, नहीं, वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, आपको ग्राउंड लेवल पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उन ऐसे गुरु को ढूंढे कैसे आज की तारीख में? डेफिनेटली जैसे हम सुनते हैं वाकियों को तो हम डेफिनेटली पूछेंगे अच्छा आप किन से सीख रहे हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके गुरु को जानते हैं, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा है तो गुरु भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट जिनने बेस सीखा है या बेसिक सीखे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनका जिक्र ही नहीं करते। वो उन गुरु का नाम लेते जो ऑलरेडी बहुत हाईलाइटेड है, जिनका वो लेटर पार्ट सीख रहे होते हैं। तो वो उनको, जिसने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया है स्टिक से और ABCD सिखाया, आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हो। आप कौन से गुरु का नाम ले रहे हो जो ऑलरेडी बहुत हाईलाइटेड है। अब सामने वाले के पास इंप्रेशन क्या जा रहा है, अच्छा इनसे आपने सीखा है, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने जो बेसिक सीखा है, जिसके पॉसिबल ही नहीं होता आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख पाते, उस गुरु की भी उतनी ही वैल्यू है, जो लोग कहीं ना कहीं डिनाई कर देते हैं, साइड कर देते हैं। तो उन गुरु को भी, और फिर जब आप जा भी रहे हो गुरु के पास तो आप समझो क्या मैं सीख पा रहा हूँ प्रॉपरली, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ, जो मैंने कल था क्या मैं अगले 1-2 महीने बाद क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ। क्योंकि टीचिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो पर ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप कितने अच्छे से सीख पा रहे हो और वो कितने से सिखा पा रहे हैं। नॉट जस्ट कि क्या है चमकता हुआ चीज़ पे नहीं जाना है, यू हैव टू डू द ग्राउंड रिसर्च। आप देख रहे हो, गुरुओं को सुन रहे हो, उनके स्टूडेंट्स को सुन रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको एक पूरा एक बाउंड्री बनानी है, आपको पूरा एक अलग अलग लेवल पे एनालिसिस करना है कि क्या है और क्या नहीं है। एक गुरु की जम सकता है पर दूसरे को नहीं जमेगा, जो भी उनके फैक्टर्स हैं। तो यू नीड टू रियली गिव टाइम टू दैट। आप जब तक टाइम नहीं दोगे और इंटरेस्ट के साथ नहीं ढूंढोगे, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओरिजिनल आवाज़ के साथ आजकल एक नई चीज़ और आ रही है, ऑटो ट्यून। ये क्या चीज़ है? ऑटो ट्यून, आपने कई लोग को आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, गाना गाते हैं और नीचे लिखा रहता है ऑटो ट्यून करके। तो बेसिकली लोग के बहुत मिसकंसेप्शंस हैं ऑटो ट्यून को लेकर कि वो बिल्कुल सुरीला बना देगा। डेफिनेटली थोड़ा ट्यून करता है, अगर जो माइनर चीज़ें हैं, हल्के नोट्स ऑफ क्या वो हुए हैं, सुर को सही कर देते हैं? एग्जैक्टली सुर को ठीक करते हैं। अगर थोड़े माइन्यूट ऑन ऑफ हुए हैं तो ऑफ थोड़ा सा हुआ है उसको ट्यून करेगा। बट अगर आप बेसुरा इंसान को, या जो बहुत ही टोटल ऑफ में जा रहा है, आप ऑटो ट्यून लगा दोगे ना, आपको पूरा अलग से समझ में आएगा। वो भी ना सुरीले लोग पे ही अप्लाई होगा कहीं ना कहीं हद तक, अगर हम माने जाए। क्योंकि अगर बेसुरे इंसान पे लगा दिया जाए वो पूरा रोबोटिक सुनाई पड़ेगा और आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि ये भाई टोटली ख़राब सिंगर है। और ऑटो ट्यून को क्या मिसप्लेस करते हैं लोग कि भाई ये तो पूरा सुरीला बना देगा, चलो आपको ट्यून में ला देगा, पर वो पूरा रोबोटिक भी बना क्योंकि देगा। बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। एग्जैक्टली तो लोग माइन्यूट चीज़ें, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि वो थोड़े बहुत बेसिक चीज़ों को सही कर सकता है। ये नहीं कि पूरे खराब सिंगर को ही अच्छा सिंगर बना दिया, नो। तो आपको वो डेप्थ समझ में। ऑटो ट्यून, अब उसमें भी अगर आप प्रोडक्शन की लाइन में जाओगे तो ऐसा भी है कि बहुत ही ख़राब सिंगर है, उसमें एक एक नोट्स आप सही सही बैठा के आप उसको
नोट्स को प्लेस कर रहे हो, वो सेगमेंट खैर बहुत वास्ट हो गया, हम उस पर नहीं वो जाते हैं। एडिटिंग का पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल एडिटिंग का पार्ट हो गया, बट मैं सिर्फ ऑटो ट्यून की बात कर रही हूँ जो आप सीधा अप्लाई कर देते हो, और वो सिर्फ बेसिक ऑन ऑफ चीज़ों पे ही अप्लाई होता है। अगर आप ख़राब सिंगर पे डालो वो पूरा रोबोटिक सुनाई पड़ेगा। दैट इज़ लाइक, मतलब बहुत छोटी चीज़ है जो नॉर्मल ऑडियंस नहीं समझ पाती, बट ऐसे ही अप्लाई होता है वो। आजकल एआई का ज़माना है, और अभी मैं सुन रहा था कि एआई के थ्रू किशोरदा की आवाज़ में गाने हाँ बनाए हाँ जा रहे हैं। राइट राइट। तो आपको क्या लगता है, एआई थ्रेट है सिंगर्स के लिए? थ्रेट मैं ये बोलूँगी कि कुछ हद तक, बिकॉज आपकी आवाज़ मिमिक हो जा रही है, जिस गाने में आपकी आवाज़ चाहिए, जैसी आवाज़ चाहिए वो हो जा रही है। बट ऑल्सो वो खतरा नहीं भी बोलूँगी, बिकॉज ये इतना क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है इसमें और इतना सब्जेक्टिव है। मेरे दिमाग में जो थॉट्स है और मैं जो कर पा रही हूँ वो एआई नहीं कर पाएगा, या जो आप जो चाह रहे हो कि मुझे इस वे में चाहिए वो कुछ हद तक कर देगा। बट आर्टिस्टिक थिंग इज़ समथिंग जो आप बाकी फील्ड्स पे चलो बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकता है कई सारे फील्ड्स में, बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट डोमेन। क्या पता आगे जाके वो भी हो जाए, बट जो आर्टिस्ट की जो वैल्यू है, जो उसकी प्रेजेंस है, जो उस वक्त वो डिलीवर कर रहा है अपने परफॉर्मेंस से, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। आप जो महसूस कर सकते हो उनके उस कॉन्सर्ट को सुनते समय लाइव सामने सुन के, उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता, ना एआई ना कुछ। आपने बहुत रियलिटी शोज भी देखे हैं, एज अ जज भी आप गए हो। क्या रियलिटी शोज सच में एक्चुअल होते हैं जैसे वो दिखते हैं, या स्क्रिप्टेड होते हैं? अगर मैं कहूँ रियलिटी शो की बात, तो जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे खुद के साथ भी हुआ है कि मैं बचपन में शायद मे बी 11-12 साल की थी, एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द वन ऑफ द रियलिटी शोज़ बच्चों की, एंड यहाँ एमपी से शायद 2-3 मुश्किल से सेलेक्ट किए थे। एंड मैं देखती हूँ कि ऑलरेडी सारा एपिसोड हो चुका होता है, मुझे कॉल ही नहीं आया इवन आफ्टर सेलेक्टिंग मी। तो अब इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? आपको प्रॉपरली एग्रीमेंट्स दिए हैं, आपको सब कुछ साइन करके गए हैं, एंड आपको बुलाया ही नहीं है एट द फाइनल टाइम। एंड समवेयर जो मेरे साथ में थे, जो मेरे साथ ही ऑडिशन तब दे रहे थे, उनके साथ क्या हुआ है कि वो नहीं हुए थे, एंड दे आर ऑन द टीवी, उनके आ रहे हैं एपिसोड्स। तो कहीं ना कहीं वहाँ मुझे पहला धक्का लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मतलब कुछ है, झोल है, घपला है। बाकी बड़े होने के बाद मैं डेफिनेटली रियलिटी शो में गई थी, बहुत डेप्थ में नहीं गई थी कि हम लोग टॉप 60 तक ही गए थे, बट जितना मैंने भी देखे हैं रियलिटी शोज़ में, या मैंने 2-3 ऐसे देखे हैं लाइव जहाँ पे आई हैव बीन द ऑडियंस, सामने परफॉर्मेंस हो गया, सब कुछ हो गया, बट जब वो टेलीकास्ट हो रहा है तो इट्स ऑल पोस्ट प्रोडक्शन के बाद वो रिलीज़ किया गया है प्रॉपरली, जब सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करके, रॉ नहीं था। एनहांस करके, हाँ रॉ नहीं था, वो एनहांस करके ऑलरेडी टेलीकास्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी जगह मुझे लगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे रियलिटी शोज़ ऐसी हैं, सब पे मैं दोष नहीं दूंगी, बट हाँ ऐसे मैंने देखे हैं जो हुए भी हैं। और बाकी हाँ डेफिनेटली आप भी जानते हो, हम सब जान रहे कि जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस मिलता है कि भाई इसके पास खाने को नहीं है, छत नहीं है, थोड़ा ये नहीं emotionally है, play वो कर नहीं सकते है, हैं। इमोशनली प्ले कर रहे हैं। कई ऐसे लोग को भी मैंने 2 लोगों को देखा जिनका नहीं था ऐसा कुछ, बट मेडअप किए गए स्टोरीज ताकि वो उस पर आएँ और वो चले भी। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं उनके रियलिटी शो का नाम भी नहीं लूँगी। तो ऐसे हुए हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी तरह नहीं होते, ये भी नहीं बोलूँगी पूरी तरह होते हैं। चीज़ें चल रही हैं, देखी हैं मैंने, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कभी ऐसा कोई रियलिटी शो हो और मैं उसका कभी हिस्सा भी बनूँ जिसमें ऐसी चीज़ें होती हों। बिकॉज़ फॉर मी टैलेंट के बेसिस पे ही आप चीज़ें करो, रॉ टैलेंट, नथिंग एल्स, ना आपका बैकग्राउंड, ना आपकी फैमिली बैकग्राउंड, ना आपकी फाइनेंशियल लेवल कैसा, नथिंग। आप सिंगिंग रियलिटी शो कर रहे हो, सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करो। दैट इज़ लाइक व्हाट इज़ फॉर मी, कि आप जो रियलिटी शो कंडक्ट कर रहे हो, जो मेन चीज़ जिसके लिए कर रहे हो, प्लीज़ उसी पे फोकस करें। तो मेजरली रियलिटी शोज जो हैं आजकल, दे आर मोर फॉर व्यूज। एग्जैक्टली, कहाँ उनको ज़्यादा अच्छे से व्यूज मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यूट्यूब से कुछ हद तक सिंगर्स की जर्नी इजी हो गई है? डेफिनेटली बहुत इजी हो गई है, ऑल्सो बिकॉज कि आप अपना ओरिजिनल डाल ही रहे हो, बट विथ लक एंड विथ योर हार्ड वर्क एंड उस टाइमिंग के हिसाब से वो चलो वायरल भी हो जाता है, एंड लोग को वाइड ऑडियंस तक रीच कर जाता है वो। तो ऐसा कई बार हो रहा है कि बहुत बड़े लेबल्स या मूवीज़ भी साइन कर ले रही हैं और वो गाना ले रही हैं,
और कई बार हमको बाद में पता चल रहा है अच्छा ये तो यूट्यूब आर्टिस्ट है, ये इसी का निकला था। तो लॉन्चिंग डेफिनेटली बहुत हद तक आसान हुई है, बट कहीं ना कहीं वो अगेन हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, तो वो नेगेटिव भी है क्योंकि कई सारे आर्टिस्ट जो किसी ना किसी वजह से टेक्निकली उस तरीके से वीडियोस डाल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं वो पीछे लैग कर जा रहे हैं। अब वो अलग से तो रीच आउट करने हर जगह जा नहीं पाएंगे और ना वो टाइम देंगे, ऑब्वियस सी बात, इट गोज बोथ वेज। तो अगर जो नहीं कर पा रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस आर्टिस्ट को भी खुद कमर्शियल होना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। कई कई लोग की इच्छा होती है कि हम बने, कई लोग नहीं चाहते हुए भी बनना पड़ता है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो अब वो चाहेंगे कि यार ये ओरिजिनल गाना, कई ऐसा भी होता है कि उन्हें खुद कंपोज किया हो बट सामने वाले लेबल बोल रहा है कि नहीं, सिंगर कोई और रहेगा, नाम किसी और का डलेगा एंड आप। अच्छा, ऐसा भी होता जी है? बिल्कुल होता है। ऐसे कई होते हैं कि मैंने अपना सेल कर दिया गाना, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है, मैं XYZ आर्टिस्ट को दे देती हूँ, लेबल में के नीचे कंपोज़र सिंगर किसी और का नाम डाला रहेगा और मुझे पैसा मिल गया, मैं खुश हो गई, बैठ गई हूँ। ओके। मेरे पास चारा नहीं है बिकॉज आई नीड द मनी। अब आर्टिस्ट फाइनेंशियली भी बहुत सफ़र कर रहा होता है बिकॉज या तो उसको फ्री में कॉन्सर्ट्स करवा लेते हैं या उसको वो अमाउंट मिलती नहीं है जो उसको मिलनी चाहिए। एक लेवल पे आने के बाद डेफिनेटली आर्टिस्ट अर्न करने लगता है, जब वो एक अच्छे ओहदे पे चला जाता है बहुत अच्छा अमाउंट मिलने लगता है, नो डाउट। बट वो जो स्ट्रगलिंग फेस है, जो आपका स्क्रैच से जो शुरुआत होती है, उसमें यू हैव टू डील विद सो मैनी थिंग्स। और काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं कि यार इतना सारा पैसा तो मिल रहा है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाने देते हैं। बट ये डार्क साइड जो है जी। म्यूजिक का, ये लोग उजागर क्यों नहीं करते उसको? क्योंकि पता है उन्हें कि अगर उन्हें उजागर मिल गया तो उन्हीं का लॉस है, दो वे में। जो पैसे मिल रहे थे वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो अगर मैंने बोल भी दिया तो भी क्या, मैं बॉयकॉट हो जाऊंगी, इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगी, तो दोनों में तो नुकसान उन्हीं का हो रहा है। वो तो कुछ टाइम के लिए बदनाम हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी, बट वो आर्टिस्ट लाइफ लॉन्ग सफ़र करेगा कि भाई ये है, ये चीज़ें निकाल रहा है, इसको ना थोड़ा पीछे पुश कर देते हैं। और ये हर इंडस्ट्री की चीज़ है, नॉट जस्ट म्यूज़िक, किसी भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, अगर कोई सच का बात रख रहा है, साफ खुल के बोल रहा है, उसको पीछे पुल कर दिया जाता है या तो फेंक दिया जाता है। तो दैट इज़ हाउ इट गोज़। सोशल मीडिया के कारण आपको लगता है कि आजकल के गानों की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है? जैसे हम देखें, बीच में कई बार ऐसे गाने आते हैं, एकदम से ट्रेंडिंग होते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। जैसे बीच में एक श्रीलंकन गाना आया था, लोगों ने हिंदी में बहुत सारे डब करा उसको, बट वो आया और चला गया। तो क्या लोगों के बीच ये गाने बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, उनके मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, लोगों की चॉइसेस बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं? शेल्फ लाइफ उन्हीं गानों की कम होती है जिनमें उतना दम नहीं होता है, या वो जस्ट इन्फैचुएट हो गए उस गाने से और तब तक के लिए बहुत हाइप हुआ, बहुत वायरल हो गया, लोगों ने बहुत कवर्स कर लिए, बहुत गा दिया, रुक गया। बट जो एक्चुअल गाने हैं, जो जेन्युइनली क्रीम कंटेंट है, वो चलता रहेगा। अगर आप अभी भी कुछ गाने उठा लो, या मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगी, तो वो जो 90s में थे, जो 2000 में थे, जो अभी अभी निकले 2019, 20, 21, वो चल ही रही हैं, वो नहीं गायब होने वाले, वो रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो उसमें वो दम होना चाहिए, वो वेटेज होना चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ कभी कम नहीं होने वाली। बट जो हल्के फुल्के गाने जो लोग बस वाइब कर चाह रहे हैं और तब तक के लिए कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में, कुछ नया आ गया, एंड ऑल्सो कि वायरल हो गया, जो मैं टेक्निकली बोलूँगी, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कुछ वायरल हो गया तो हाँ अच्छा ही होगा, भले वो अच्छा हो या ना हो, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट जो एक्चुअल क्रीम कंटेंट है, जो बहुत जेन्युइनली अच्छा है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वो अगले 20 साल बाद, 25 साल बाद भी आपको सुनाई पड़ेगा, आर्टिस्ट गाते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे, कॉन्सर्ट्स में सुनाई पड़ेगा, आर्टिस्ट के गाते हुए सुनाई पड़ेगा, रियलिटी शो में दिखाई पड़ेगा, हर जगह आपको दिखाई देगा, वो नहीं जाने वाले। बट जो थोड़े से हल्के हल्के से हैं, वो आएंगे और चले जाएंगे। आजकल की लोगों की जो चॉइसेस होती है, पहले लोग यूट्यूब पे सिंगर्स को फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और बाद में फिर वो सिंगर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, उनको इनविटेशंस मिलते हैं। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब में या इंस्टा पे डाले हैं और इसके बाद एजेंसियों ने उनको कांटेक्ट किया है। और जैसे आपने अगर रियलिटी शो की बात करें, मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू ही उनने मुझे अप्रोच किया था, वहाँ पे उनने अप्रोच किया था कि ऐसा कुछ रियलिटी शो हो रहा है, एंड देन वी वेंट। तो वही वाला चीज़ है कि इट्स काइंड ऑफ रिवर्स, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ इंसान को मिल गई है बहुत ईजी वे में सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर सोशल मीडिया अच्छा चल जाता है एंड लोगों तक पहुंच जाता है, फिर तो आपके बल्ले बल्ले, फिर तो हर जगह से आपके रास्ते खुलने लगते हैं। तो इट्स लाइक कि हाँ,
सही बात है ये, यहाँ से बिल्कुल हो रहा है। मैंने देखा है कि जैसे इंडियन आइडल है, जी। बहुत सारे इंडियन आइडल के सो कॉल्ड विजेता जो थे, आज की तारीख में इनको कहीं एग्जिस्टेंस नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? अगर आप सही बोलो तो ये वाली लाइन मैं डेफिनेटली हर ग्रुप में सुन रही हूँ, बी इट आर्टिस्ट और नॉन आर्टिस्ट, इनके सबके दिमाग में है कि जो स्पेशली विनर्स है वो कहाँ जा रहे हैं। उसका सवाल एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, और जो नहीं जीत रहे हैं वो हर जगह दिख रहे हैं। ये बात मुझे भी पूरी क्योंकि तरह अगर वो नहीं जीत समझ रहे आई। हैं तो इसका मतलब ऑडियंस को कुछ तो अच्छा लगा होगा उनमें, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? और उसके बाद जीतते हैं, उससे गायब, दे आर नोवेयर। हम्म। बहुत एक दो लोग ऐसे हैं जो दिखते हैं और वो भी अब मूवीज में रोल कर रहे होते हैं। मतलब म्यूजिक से राइट जीते थे राइट राइट बट राइट। अब रोल कर रहे जी हैं जी। मूवीज में। ऐसे भी कुछ सिंगर्स हैं। तो ये क्यों हो रहा है इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा? एग्जैक्टली इसका आंसर मैं भी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे दिमाग में क्या, सबके ही दिमाग में आया कि वाई इज़ इट सो, बिकॉज एक पर्टिकुलर विनर ही क्यों टारगेट हो रहा है, क्योंकि जो नहीं जीते वो तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस हो रहे हैं, बट स्पेशली द विनर वो कहाँ जा रहा है। वो बात समवेयर मुझे भी स्ट्राइक कही है कई बार कि वाई, विनर ही क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी था, जिसका आंसर मैं खुद मुझे नहीं मिला है अभी तक। जो रियलिटी शोज होते हैं, कई बार वो अपने कंटेस्टेंट्स का लाइव शोज कराते हैं जब वो रियलिटी शो चल रहा होता है ऑलरेडी। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर मुंबई में है तो मुंबई में ही उन्होंने कहीं पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पे स्टेज लगा के रियलिटी शो वाले जो जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उनको वहाँ बुलाते हैं और करवाते हैं, सिंगिंग करवाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक हाइप मचाने का तरीका है या जेन्युइनली वो चाहते हैं कि वो सिंगर्स को लोग लाइव सुने? देखिए, अगर हम कहें तो ये जो साथ में एजेंसी है, जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा तो दोनों को ही हो रहा है ना। मॉनेटरी वाइज भी उनको फ़ायदा मिल रहा है और आर्टिस्ट को भी फ़ायदा मिल रहा है, उनको शोज़ मिल रहे हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, बट एट द सेम टाइम एजेंसी को और जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको भी अमाउंट मिल रहा है और उनका भी हाइप मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रांड बन गए हैं, क्योंकि अब उनका नाम हर जगह इंडिया में है, तो वो भी एक ब्रांड बन गए हैं, तो उस वजह से उनको भी विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आर्टिस्ट के लिए कर रहे हैं, फ़ायदा उनका भी है, दोनों का फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जब हम भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्पेशली जब लोगों को कनेक्ट करते हैं तो जो सिंगर्स हैं वो डायरेक्टली बात करने से डरते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी एजेंसी का नंबर, आप एजेंसी से डायरेक्ट बात करो। जी। तो क्या बिना एजेंसी से बात करे अगर हम कोई भी सिंगर अगर कुछ करता है तो क्या उसको इंडस्ट्री से हटा दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है कि सिंगर्स आज के तारीख में इतना डरते हैं? एजेंसी से डरते नहीं है, बेसिकली एजेंसी एग्रीमेंट्स साइन कराती हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी होते हैं कि आप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आपके बिहाफ पे हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग, कमीशंस होते हैं कि अगर आप ये कॉन्सर्ट करते हो या आप इधर जाते हो तो इतना कमीशन उस एजेंसी को जाएगा। Okay. थर्ड थिंग ये कि आप पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं गा सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके एग्रीमेंट में है कि भाई जैसे अगर कोई XYZ लेबल है तो आपको हमारे लेबल का ही गाना होगा, आप दूसरे लेबल का गा नहीं सकते, क्योंकि आप बन चुके कॉन्ट्रैक्ट में। बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है सिंगर की? ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ना भी बोल सकता है कि आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। अब आर्टिस्ट चुन रहा है, बिकॉज वो जो एजेंसी है वो आपको ब्रांड बनने में मदद कर रही है, आपको कॉन्सर्ट्स दिला रही है, कॉन्सर्ट्स देने के साथ ही वो खुद का भी कमीशन रख रही है और आपको भी पैसा दिला रही है, आपको बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स पे ले जा रही है। तो आर्टिस्ट का तो फ़ायदा हो रहा है। अब वो भी सोचेगा मुझे किससे फ़ायदा हो रहा है। मैंने वही बोला कि इंडस्ट्री है तो फ़ायदा सिर्फ एक ही का नहीं हो रहा, सबका हो रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब जब वो ब्रांड बन चुका, वो देखेगा अरे ये तो पर्टिकुलर लेवल की ही गाने गा रहा है, तो वो हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो सबके एजेंसी के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि ये होते हैं, बट हर एजेंसी के अपने होते हैं। जैसे मुझे भी अप्रोच किया गया था एक बार, जैसे उन्होंने बोला था कि आपके जो एजेंसी है हम सब डील करेंगे, इतना कमीशन हमारा होगा, क्लासिकल का हम नहीं जानते, बाकी बॉलीवुड आप वो देख लो, बॉलीवुड या बाकी जो भी होगा वो हम डील करेंगे, हमारे हिसाब से आप चलना पड़ेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है सब कुछ विल बी डिसाइडेड बाय देम। एंड मैं वो बाउंडेशंस कहीं ना कहीं नहीं चाह रही थी, एंड आई सेड नो कि मैं फ्रीलांसिंग में ही खुश हूँ, आई विल प्रेफर दैट। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, चीज़ें थोड़ी समय लेगी, बट आई विल प्रेफर दैट। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, वो चाहे नो बोल सकता है, उसको कोई ज़बरदस्ती खींच के नहीं ला रहा है। इफ़ ही एग्रीज शी एग्रीज, बात खत्म। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो
क्या परसेंटेज ऑफर किया जाता है? परसेंटेज ऑफर वैरी करता है काफ़ी ज़्यादा। कई लोग 50% भी रख लेते हैं, कई 70% रख लेते हैं, कई 20, कहीं 30। इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, वो आपको कितना हाइप दे रहे हैं या किस जगह पे आपको पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक आर्टिस्ट कुछ नहीं होता है, कुछ टाइम बाद वो एकदम उठ जाता है। उठ जाता है, और हम और नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता होता कि उसके पीछे की चीज़ें क्या चल रही हैं बैकग्राउंड में, बिकॉज कोई बताएगा नहीं। बट जब आप अप्रोच करते हो बड़ी बड़ी एजेंसी, तो वो सीधा बोल देते कि मुझसे मत बात करिए, आप एजेंसी से बात करिए, बिकॉज एवरीथिंग दे आर बाउंडेड विद देम। तो वो खुद का कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ कहाँ जा रहे हैं, कौन से लेबल के साथ काम कर रहे हैं, किस आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, हर चीज़ इस समर कनेक्टेड। वो खुद से डिसीजन कई हद तक नहीं ले पाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्या उस चीज़ में जाना चाह रहे हैं कि नहीं। जितने भी सिंगर्स हैं सब रियाज तो करती हैं, पर रियाज के साथ क्या आप मेडिटेशन भी करते हो? अलग से मैं बोलूँगी कि नहीं करती, बिकॉज म्यूज़िक के थ्रू ही मेरा मेडिटेशन हो जाता है। बिकॉज आप जो स्वर लगा रहे हो, जो नोट्स लगा रहे हो, और आपको जो इम्प्रोवाइजेशन करनी है, यू हैव टू गो टू दैट लेवल। आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा तो वो निकलेगा। पर्सनली बोलूँ, सबका अलग तरीका हो सकता है। मैं ओम से ही शुरुआत करती हूँ अपने रियाज की भी। तो कुछ देर ओम करके ही ऑलरेडी मैं म्यूज़िक के थ्रू ही अपने आप को मेडिटेट कर रही हूँ। तो आई एम ऑलरेडी बीइंग देयर, क्योंकि आप उस जगह पे पहुँचे बिना, स्पेशली क्लासिकल तो और नहीं निकलेगा। तो यू हैव टू बी देयर, उस पॉइंट पे पहुँच के, उस लेवल पे ध्यान लगा के ही आप चीज़ें कर पाओगे। तो रियाज से आपका मेडिटेशन हो जी जाता है। बिल्कुल, कह सकते हैं। अभी आप जिस लेवल पे हो, क्या ये लाइफ आपने अपने लिए मैनिफेस्ट करी थी? बिल्कुल, बिकॉज हमेशा से मेरे दिमाग में था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। जो मेरी लाइफ होगी वो म्यूज़िक के आसपास ही रिवॉल्व करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। आई हैव बीन एन एकेडमिक टॉपर। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार है, उसमें भी मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बट आई चोज़ म्यूज़िक बिकॉज मुझे पता है कि मुझे जो पीस और हैप्पीनेस है, मुझे इस जगह से मिल रही है, कहीं और से नहीं मिल रही है। एंड मेरे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ भी करूँ, मुझे पीस और हैप्पीनेस की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं वो काम नहीं कर सकती। एंड म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आपको अंदर से भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो म्यूज़िक निकलेगा भी नहीं। एंड मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था। काइंड समवेयर आप मैनिफेस्टेशन कह लो, या आपकी एक बहुत ज़्यादा इंटेंस इच्छा कह लो कि करना है तो यही करना है। आई वॉज़ वेरी वेरी यू नो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, डिटरमाइंड थी कि करना है तो यही करना है। टाइम लगेगा, लगने दो, सक्सेस देर से आएगी, आने दो, बट करना तो यही है। तो ये मैंने हमेशा बिलीव रखा, नॉट जस्ट भगवान पे भी, खुद पे भी बहुत बिलीव रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कि मैं कर सकती हूँ, मैं मेहनत करूँगी, ये होगा मुझसे, मुझे करते रहना है। ये चीज़ आपको खुद को बोलने की बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा से खुद को बोलती आ रही हूँ, शायद इसलिए अभी भी म्यूज़िक कर रही हूँ और हमेशा ही यही करना चाहूँगी। तो अभी आपने बोला सक्सेस, सक्सेस का क्या पैरामीटर है आपके लिए? बहुत बड़ी सिंगर, बहुत पैसा, या जहाँ मैं हूँ खुश हूँ, मैं म्यूजिक को टाइम दे पा रही हूँ और म्यूजिक मेरे साथ है? सबके लिए अलग अलग सबके लिए पैरामीटर्स अलग होते अलग, हैं। डेफिनेटली। मेरे लिए, आपने जैसा लास्ट आपने बोला कि जहाँ पे भी हूँ म्यूज़िक साथ रहे, दैट शुड बी देयर, वो नहीं छूटे। मतलब मैं कनेक्टेड होनी चाहिए म्यूज़िक से, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं और बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है, तो ये छोड़ के वो करूँ, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड वगैरह गोल पूरी तरह उस पर फोकस्ड है कि जो भी करना है वही इसी में रह के करना है। पैरामीटर सबके लिए बहुत अलग है, बट मेरे लिए ये है कि मैं जो कर रही हूँ, आज कर रही हूँ तो कल आज से बेहतर होना चाहिए, परसों कल से बेहतर होना चाहिए। खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ, खुद को लेवल अप कैसे करूँ कि मैं जो कल थी वो आज नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा और कुछ परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो वो मेरा क्राइटेरिया रहता है, म्यूज़िक हमेशा रहे। एंड ऑल्सो एक इनर खुशी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं खुश नहीं हूँ और प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, आई डोंट वांट दैट लाइफ। मैं खुद से भी खुश रहनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। एट द सेम टाइम प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही हूँ, एकदम एकदम हाई फाई लेवल पे या बहुत ही पीक लेवल पे भी मुझे नहीं पहुँचना, बट आई वांट माई पर्सनल लाइफ टू बी बैलेंस्ड एज वेल। मुझे अपना पर्सनल लाइफ भी अच्छा चाहिए, और उसको सैबोटेज करके मैं स्विच करूँ वो मुझे नहीं चाहिए। तो आई हैव बीन वेरी क्लियर कि ये इम्पॉर्टेंट है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आई बोथ वांट कि वो दोनों बैलेंस्ड
होके चले। एंड सब कुछ मेहनत के ऊपर है, हार्ड वर्क के ऊपर है, भगवान के ऊपर है। इट्स लाइक ब्लेंड ऑफ ऑल द थिंग्स। जितना लिखा है वो मिलेगा आपको, और आप जितना हार्ड वर्क करोगे वो मिलेगा, बट वो करना नहीं छोड़ना है और बस करते जाना है वो। इतनी जो आपने इम्पोर्टेंट बातें करी अभी, इन सब चीज़ों के लिए आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, भले वो प्रोफेशनल हो, भले वो पर्सनल हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एज अ सिंगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी जो हम पब्लिकली नहीं बात कर पाते हैं कई बार। तो उन सब से अपने आप को निकाल के आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स मैं बोलूँगी, मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप किसी गोल के लिए जाना चाह रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। कुछ भी कर लो, आप किसी भी फील्ड में हो, मुश्किलें आएंगी, उसको तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। वॉट इज़ माई टेक ऑन दैट कि मैं अगर किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ, आई टेक माई टाइम। मुझे जितना रोना मैं रो लूँगी, मुझे जितना डिसअपॉइंट होना है, 1 दिन 2 दिन, दैट्स इट, ख़त्म। थर्ड डे से आई विल बी बैक ऑन द ट्रैक। आई टेक माई टाइम टू काम माई सेल्फ डाउन। अपने आप को काम करने का पूरा वक्त लूँगी। मुझ में नहीं हो पा रहा है वो काम छोड़ दूँगी। आई टेक माई टाइम। पहले खुद को ठीक करूँगी। आप खुद ठीक रहोगे तो काम भी अपने आप ठीक होगा। अपने आप को कंट्रोल करके उस पॉइंट पे वापस लाके मैं वापस शुरू हो जाती हूँ। दैट इज़ लाइक हाउ आई टेक दोज थिंग्स। आजकल के जो सिंगर्स होते हैं, फॉर श्योर उनकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस होते होंगे। तो ऐसे मेजर चैलेंजेस क्या हैं जो आज के सिंगर्स फेस करते हैं? सिंगर्स फेस करते हैं सबसे, अगर मैं अच्छे सिंगर्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगी द फैक्टर ऑफ फेम विच कम्स इन बिटवीन। ऐसे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो फेम की वजह से उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो स्टेज नहीं मिलता, वो लोग नहीं मिलते कनेक्ट होने के लिए जो वो डिज़र्व करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज़ फेम और पॉपुलैरिटी। क्योंकि आज के टाइम पे पॉपुलैरिटी ही सब कुछ इतना बना दिया लोगों ने। अगर वो नहीं है तो आप चाहे कितना भी अच्छा गा लो, कितना भी अच्छा डांस कर लो, कुछ भी अच्छा कर लो, आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जब तक वो पॉपुलैरिटी आपके साथ नहीं जुड़ रही है। तो अब जो एक अच्छा आर्टिस्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ फंस जाता है कि अगर मैं पॉपुलैरिटी पे ज़्यादा फोकस करने लगेगा तो मैं रियाज़ कब करूँगा, मैं अपना गाने पे कब ज़्यादा फोकस करूँगा। पहले क्या होता था, आप बहुत अच्छा करो, अपने आप फेम साथ में आ जाता था। पहले आप अच्छा करो या ना करो, फेम मिल गया तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिल जाएंगी। पहले उल्टा था, अभी उल्टा हो गया है। तो वहाँ पे जो एक अच्छा आर्टिस्ट है वो बहुत सफ़र करता है ऐसे चीज़ों में, क्योंकि अगर उसके वीडियोस नहीं डले हैं या वो बहुत अच्छा गाते हुए भी उसकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो दबा रह जाता है। वो ब्लूम करने का उसको मिल ही नहीं पाता। बट दैट डजंट मीन कि अपन रुक जाएंगे, मिल नहीं रहा, करते रहेंगे, एक दिन तो हार्ड वर्क का आपको मिलेगा ही, आपको उसका रिटर्न में। बट ऐसे कई होते हैं जिनको नहीं मिल पाता, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो एक मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी मिली है सोशल मीडिया के थ्रू, तो एक अगर बून है तो कहीं ना कहीं वो एक श्राप जैसा भी हो जा रहा है, बिकॉज बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस ख़राब चीज़ों के पाइल में दब के रह जाते हैं और वो ब्लॉसम नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है एक अच्छे सिंगर के लिए, अगर मैं बोलूँ तो। बाकी दूसरा ये कि हर चीज़ बहुत शोबिस से कनेक्ट हो गई है। कितना शूशा हो रहा है, कितना आप अच्छे से अपने आप को ब्रांड की तरह डिस्प्ले कर रहे हो, चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस होने लगी है, रादर देन द एक्चुअल एसेंस कि आप आर्टिस्ट हो, आपकी गायकी में कितना दम है। उससे ज़्यादा आपकी ब्रांड वैल्यू पे ज़्यादा फोकस होने लगा है। आपके फॉलोअर्स कितने हैं? अ, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? जी बिल्कुल कितने बिल्कुल। व्यूज़ जा रहे हैं आपकी वीडियोज़ कितने के? व्यूज़ जा रहे हैं, किसने कमेंट किया, कौन से बड़े आर्टिस्ट ने कमेंट कर दिया उस पर, किसने लेबल ने आपको अप्रोच कर दिया, सब कुछ वहाँ एक हल्के लेवल पे फोकस हो गया है, रादर देन जो डेप्थ पे फोकस होना चाहिए वो एक जस्ट ऊपर ऊपर शोर पे हो जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जेन्युइनली मैं भी देखती हूँ, जिनको कहाँ होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं है। पीपल डोंट नो देम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो कहीं ना कहीं वो दिल दुखता है, बिकॉज बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे पता है उस संगीत की वैल्यू कितनी है, बट वो वैल्यू ब्लॉसम नहीं हो रही है और लोगों तक पहुँच नहीं रही, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बिकॉज हर चीज़ बहुत शोबिस से कनेक्ट हो गई है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू पॉपुलैरिटी और फेम, मतलब सब ऊपर ऊपर हो गया है। आप अंदर जाके देखो कि उस आर्टिस्ट में है कितना दम, वो तो देखो आप, कौन कितना अच्छा दिख रहा है, कौन कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, कितने कितने ब्रांडेड चीज़ें पहनी है। एवरीथिंग इज़ लाइक सब ऊपर वाली चीज़ों पे रह गया और क्रीम जो है वो कहीं अंदर रह गया है। तो ऐसे बहुत लोग को मैं जानती हूँ। आई जेन्युइनली फील कि ऐसा कुछ वक्त बदले, कुछ मिराकल हो जाए कि वापस फोकस उस पे चला जाए जिस पे होना चाहिए। राइट। बीइंग अ सिंगर,
आपने बोला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत टाइम म्यूज़िक को भी देना पड़ता था। कई बार स्टेज परफॉर्मेंस भी रहती थी आपकी। तो फिर आप पढ़ाई में अच्छे कैसे रहते थे? कैसे इसको मैनेज कर पाते थे पढ़ाई को? कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, बिकॉज मुझे नॉलेज गेन करने में बहुत खुशी होती है, बी इट एनी एरिया। तो पढ़ाई करने में भी बहुत मज़ा आता था। तो कह सकते हैं पहली चीज़ कि इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप ज़बरदस्ती कितना ही कर पाओगे। इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, प्लस पार्ट ऑफ द लाइफ ही बन गया था। जैसे अगर मैं शोज़ के लिए जा रही हूँ या कहीं बाहर जा रही हूँ, तो वो जो गैप हो गया, अब उसको वापस आने बाद कवर करती थी। तो वो बैलेंस करने की आदत कहीं ना कहीं वो साथ ही चल रही थी, एज अ Okay. पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग कह सकते हैं कि वो हिस्सा बन गया था बड़े होने का, कि अगर इधर यही टाइम जा रहा है तो उसको मैनेज कैसे करना है। तो वो जो कैलकुलेशंस थी वो बहुत यंग टाइम से शुरू हो गई थी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूँगी कि इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट मैटर करता है। मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं कर पाई। ज़रूरी नहीं कि कोई जो नहीं है नहीं कर पा रहा तो वो ख़राब है। सबके डोमेन ऑफ इंटरेस्ट बहुत अलग होते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं कर पाई। शायद मैं अपने आप को अपने लिए ये जवाब देना चाहूँगी। बट सिंगिंग की पढ़ाई से एमबीए की तरफ आप कैसे डाइवर्ट हो गए? एमबीए भी मैंने एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन था, जर्नलिज्म कॉलेज ही है वो भी, माखनलाल से। तो एमबीए का मुझे लगा कि मैं जिस ऑलरेडी फील्ड में हूँ वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रही है, उसका ब्रांच कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रहा है। वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट से ही रिलेटेड है एमबीए। उस पूरा कोर्स उसी के आसपास था। एमए मैं कर ही रही थी, एमए के साथ साथ मैंने एमबीए भी किया। तो वो मैंने वही बोला कि मुझे नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है। अगर मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ही अगर वो चीज़ ऐड हो रही है तो वाई नॉट। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया कि एमए तो चल ही रहा है, नहीं मुझे एमबीए भी करना है, और यहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला है। और वो ऐड ऑन ही कर रहा है, मतलब मुझे लगता है नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, समवेयर इट स्टेज, और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। एक और ट्रांजिशन मैंने आपका देखा कि म्यूज़िक के साथ साथ आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम करते हो। तो यहाँ एकदम से आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मैं सच बोलूँ तो इंटरेस्ट एज सच मैंने उसे कभी प्रोफेशन के तौर पे देखा नहीं। अ, मुझे कई लोगों ने बोला कि वी लव द वे यू टॉक, आप जो बोलते हो, आप जिस प्रकार बोलते हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यू शुड ट्राई फॉर दैट। और मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे अपने आप अप्रोच किया गया कि ये एड्स हैं या ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं अलग अलग लेबल्स के, आप इसके लिए आवाज़ दो। एंड एक बार शुरू हुआ, पसंद आया, और वो मल्टीप्लाई होते चले गए। मतलब मेरा इरादा नहीं था, समवेयर पसंद आया और उन्हें अप्रोच किया, और मैं कब उसके उस रास्ते पे भी चली गई मुझे भी नहीं पता चला। तो इट वाज लाइक दैट। तो आपका डाइवर्जन किस साइड ज़्यादा है? आपका म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ऑफ डाइवर्जन है कोर्स, या हाँ, म्यूज़िक वॉइस ओवर? वो तो एक एक ऐसा है कि मतलब अपॉर्चुनिटी मिली और अच्छा लगा उनको तो उसमें चले गए, ऐसा ऐसा रहा। बट म्यूज़िक तो हमेशा से ही, वो तो क्लियर ही है कि हाँ जो भी है ये हमेशा ही मेन रहेगा। बाकी हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और आप कर रहे हो तो वाई टू से नो। अगर आपके पास टाइम है उस वक्त और आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। जो आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने पढ़ाई खुद करी होती है या किसी छोटे टीचर के पास पढ़ाई करी होती है, बट बड़े इंस्टीट्यूशंस उनको पैसा देके अपना नाम लगा देते हैं कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा म्यूज़िक लाइन में भी होता है? जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके भी अलग-अलग कह सकते हैं चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये होता है। पहला तो ये कि कोई इंस्टीट्यूट है या कोई म्यूज़िक एजेंसी है, एजेंसी भी नहीं बोलूँगी, इंस्टीट्यूट बोलूँगी, जहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, उसको ल्यूर करते हैं और उसको बुलाते हैं कि हम आपको ये चीज़ें करेंगे, आपको इस रियलिटी शो में भेजेंगे, आपको ये इवेंट्स में देंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो सामने वाला लालच में आ जाता है। ऑलरेडी जो बहुत अच्छा कर रहा है, अब टैग वहाँ पे इंस्टीट्यूट का लग रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट का भी नाम हो रहा है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम बच्चे को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही रही हैं, वो तो ग्रो कर ही रहा है इन सब चीज़ों से। ऑल्सो फिर या तो गुरु हुए, कई बड़े गुरु हैं, मे बी ये बहुत कंट्रोवर्शियल है अगेन, क्योंकि बहुत अच्छे नामी आर्टिस्ट हैं जो ऑलरेडी अच्छे करने वाले बच्चों को बोलते हैं कि आप हमसे सीखो। भले वो सीख रहे हो या ना रहे हो, उनका टैग लाइन लग जाता है। एंड वो उनके साथ बड़े बड़े शोज़ पे जा रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स बड़े बड़े अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पे जाने लगते हैं उनके साथ सिर्फ एसोसिएट होके और उनका सिर्फ नाम लगा के। तो अब यहाँ क्या हो रहा है अगेन, जिनसे उनने पूरी शिक्षा ली, उनने जिस पूरे एजुकेशन लिया म्यूज़िक का, जिससे वो बने हैं जो आज हैं,
उनका कोई जिक्र नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन वो लोग हाईलाइट हो रहे हैं जिनसे उनने बहुत एंड में चीज़ें सीखी हों, बट जिनसे आपने पूरा आप सिंगर बनने के बाद बेस जहाँ से आपका बना जहाँ से था सब कुछ है, वहाँ से नामो निशान हट उनको गया, उनको कुछ हाइप मिल ही नहीं पाता, नाम ही हाइप नहीं आ मिली, पाता नाम आगे। ही नहीं आ पाता। तो क्या ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स भी करते हैं? बड़े बड़े सिंगर्स छोटे सिंगर्स को उठा के फिर वहाँ पे अपना नाम दे देते हैं कि हमारे साथ सीखा है इसलिए इतना अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बहुत आजकल लोग हैं। बहुत सारे सिंगर्स ने अपनी खुद की अकेडमी खोल ली है जहाँ पे वो गाने सिखाते हैं। और मुंबई में खासकर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज़ है, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स की अकेडमीज़ हैं जहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो लोगों को लगता है कि अगर हमारा बच्चा उस अकेडमी में जाएगा तो फॉर श्योर एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बन जाएगा। ऐसे ही है। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता है और बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो रहा है इन दिनों, तो स्पेसिफिकली बहुत हो रहा है। इसलिए भी मैं जानती हूँ ऑन अ ग्राउंड लेवल, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं फिर से अगेन नाम नहीं लूँगी, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। उनको इंस्टीट्यूट ने हायर किया, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट उनका इंस्टीट्यूट चलता है। अगेन उनका लिंक हुआ एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ क्या बात हुई कि मैं उनको पर्सनली जानती, इसलिए मैं जानती कि वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे, और वहाँ जाने के बाद उनका बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखा मुझे उनके टैलेंट में या उनके परफॉर्मेंसेस में। दैट वाज लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे पर्सनली नहीं दिखा। अब यहाँ बात वही घूम फिर के जो मैंने आपको बताया कि वही आ रही है कि आपने इंस्टीट्यूट का बताया, ऑलरेडी उनने अच्छा कर लिया, टैग लगा, चीज़ें और मल्टीप्लाई होती चली गई, बट नॉर्मल ऑडियंस को तो यही है ना कि ये ने वहाँ से सीखा है, बात वहीं ख़त्म हो गई। नो वन क्वेश्चन कि आपने शुरू में किससे सीखा, आपने मेन सारी चीज़ें किससे सीखी। नो वन विल बी बॉदर्ड टू आस्क दैट। तो वही वाली बात आ जाती है कि बैकग्राउंड में चीज़ें बहुत अलग हैं और जो परोसी जा रही है, जो डिस्प्ले हो रही है, वो बहुत अलग है। दो बहुत डिफरेंट साइड्स हैं जो नॉर्मल ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती एक्चुअल चीज़ें। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, उनको एकदम से हाइप मिला और वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए। या इसको और रिफ्रेज करूं तो ऐसे कुछ लोग जिनकी आवाज़ अच्छी थी एकदम से उठे और रातों रात एकदम से गायब हो गए। जैसे कि कोलकाता की एक लेडी थी, मिस्टर हिमेश जी ने उनको मौका भी दिया, रातों रात वो एकदम से फेमस हो गई। कुछ बदतमीज़ी करी क्योंकि इनको तुरंत ईगो आ गया और फिर रातों रात गायब हो गई। अब शायद फिर से अभी भी स्ट्रीट्स पे ही हैं वो, और वहीं से आई थी, उठ के आई थी। तो क्या ऐसा भी होता है रियल लाइफ में? एक तो एक एग्जाम्पल ही हमने देखा है, क्या ऐसा सच में और भी होता है? होता है, बट मैं अगेन वही कहूँगी कि होता है, बट आपको अगेन जो परोसा जा रहा है क्या वो सच है, उस बातों में सच है, वो कहीं ना कहीं पूरी सच ऑडियंस तक नहीं आ पाती। अगर आप आप इस मुद्दे को भी बात करें तो इसके भी दो अलग अलग एस्पेक्ट्स निकल रहे हैं। एक जो बोलता है कि हाँ ऐसा हुआ है, दूसरा ये बोल रहा है कि उसको पपेट की तरह यूज़ किया गया जस्ट फॉर दी नेम एंड पॉपुलैरिटी, कि उससे जो जुड़ रहे हैं तब तक के लिए वो फेम हासिल करने के लिए उसको एक पपेट बना दिया, जबकि उससे करवाया गया ये सब फालतू के काम ताकि वो और ज़्यादा हाईलाइट हुए। तो इसके भी दो एरियाज निकल के आ रहे हैं। अब हम किस पे ट्रस्ट करें, बात वहीं आ जाती है कि क्या आपके पास कोई सोर्स है जिस पे आप बिलीव कर सको कि ये सच है कि वो सच है। क्योंकि हम ऑडियंस को क्या है कि आदत होती है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ बार बार दिखाई जा रही है हाँ यही सच होगा, जो कम दिखाई जा रही नहीं वो सच नहीं होगा। जबकि हो सकता है वो मैनिपुलेटेड हो पूरा। मैनिपुलेटेड हो, चीज़ें कुछ अलग हो सकती है उनके साइड से। अगर हम जाके देखें शायद कुछ मुद्दा कुछ और हो, क्योंकि हम तो बेसिक लेवल पे तो चीज़ ही नहीं जानते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं। ये एक हिस्सा हुआ जो आपने केस बताया। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो वापस ज़ीरो पे आ गए जिस बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड और जो फेम वो हैंडल नहीं कर पाए। बट फिर अगेन उसके पीछे की क्या रीज़न है कि वो एटीट्यूड की वजह से हुआ है या कुछ और रीज़न है, वो भी हमको नहीं पता। फिर बात वही घूम के आ जाती है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको डिस्प्ले की जा रही है, उसको झूठ को सच बनाया जा रहा है या सच को झूठ बनाया जा रहा है, बात उस पर भी आके रुक जाती है। तो वी नेवर नो कि एक्चुअल रीज़न क्या होता है, बात वहीं फिनिश हो जाती है। राइट। आजकल के सिंगर्स में डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। जो मेरी समझ है कि म्यूज़िक ऑलरेडी बहुत प्योर है, उसके बाद भी आजकल के सिंगर्स को डिप्रेशन क्यों होता है? म्यूजिशियन भी एक इंसान ही है, एक उसके पास भी वही इमोशंस है, वही सेटबैक्स वो फेस करेगा। अलग अलग टाइप की डोमेन अलग होते हैं, फील्ड अलग होता है, बट जो इमोशनली जो इंसान मेंटली और इमोशनली फेस कर रहा है वो हर फील्ड में अप्लाई होता है। पहले की बात आप बोले तो क्यों नहीं होता था, मैं ये बोलूँगी कि तब तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये डिप्रेशन है क्या।
लोग तो अवेयर ही नहीं थे कि मुझे जो हो रहा है वो डिप्रेशन हो रहा है। आज के टाइम पे चीज़ें खुल के आ रही है, हर चीज़ के नाम हो गए हैं, हर चीज़ बहुत स्पेसिफिकली उनको टैग दे दिया गया कि ये हाइपरटेंशन हो गया, ये डिप्रेशन हो गया, ये एंग्जाइटी हो गई। पहले वो सेगमेंट्स ही नहीं दिए गए थे, तो इंसान जब फेस कर रहा था तो उसको पहली बात तो पता ही नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो आजकल के सिंगर्स में क्या फेस करने की उतनी दम नहीं बची? दम का नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि दे हैव बिकम मोर सोशल अबाउट इट। बोलने लगे हैं कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है या मुझे क्या अंदर लग रहा है। पहले नहीं बोलते थे, लग रहा है चुपचाप बैठे हो आप अपने कमरे के अंदर। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट वोकली, पूरी बाहर चीज़ें डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम पे अगर हमें छींक भी आ गई है तो भी बता रहे कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, प्लीज़। आप हर चीज़ के लिए वोकल हो रहे हो और सब पूरी ऑडियंस को बता रहे हो। डिप्रेशन हो रहा है, पूरी ऑडियंस को बता रहे हो, जितने लोग कनेक्टेड है पब्लिकली आप बिल्कुल बता रहे हो कि हाँ मुझे ये सब हो रहा है। पहले इट वाज लाइक वेरी मच जो कंस्ट्रिक्टेड रहता था, लोग बोलते नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मैं टेक्निकली उसमें नहीं जाऊंगी कि ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि लोग वोकल ज़्यादा हुए हैं इस बात को लेके, ओपनली बोलने लगे कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या नहीं हो रहा। तो आपके हिसाब से उन सिंगर्स को क्या करना चाहिए जिससे वो डिप्रेशन में ना जाएं? डिप्रेशन अगेन डिपेंड करता है कि वो कौन से रीज़न की वजह से उसे हो रहा है। हर डिप्रेशन के भी इतने सारे दायरे हैं कि उसे डिप्रेशन आ क्यों रहा है। क्या वो पर्सनल वजह से हो रहा है, क्या प्रोफेशनली हो रहा है, क्या उसके हार्मोनल चेंजेस है, उसके बॉडी उसको सब ऐसे हेल्थ की वजह से हो रहा है। तो उसके भी इतने सारे दायरे हैं कि उस पर वो डिपेंड करेगा कि क्यों हो रहा है बट उसे। अगर मैं ये कहूँ कि आज उसको पहले सोशल मीडिया के कारण अब उसको उतना फेम नहीं मिल रहा है, और सोशल मीडिया के कारण अगर उसको डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ये देखा जाता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बात करा कि आपके साथ के जो कुछ सिंगर्स थे वो बहुत ऊपर चले गए। तो अगर ऐसी स्टेजेस में अगर लोग हैं तो वो कैसे डील करेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन तो सोशल मीडिया के कारण ही होता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग भी बिना सोचे समझे उन्हें जो लग रहा है, आज़ादी दी है बोलने की, तो वो हर कुछ बोल रहे हैं। भले ही वो मीन करे या ना करे, भले ही वो अप्लाई होता है नहीं करे, कुछ भी बोल रहे हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं अब ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे मुझे लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा, मैं पब्लिक फिगर हूँ, उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पब्लिक फिगर है। चीज़ें बोलते रहेंगे, चीज़ें ख़राब होंगी, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ योर फील्ड जिसमें आप हो। आपका एक 9 to 5 वाला एक ऑफिस नहीं है जहाँ पे आप एक जगह बैठ रहे हो और सीधा घर जा रहे हो, घर से सीधा आप सोशली बहुत एंगेज्ड हो रहे हो, आपका फील्ड ही ऐसा है। आपको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ होनी है। और कोई किसी के मोटिवेट होने का इंतज़ार क्यों कर रहा है, आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है तो मतलब करना है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आप अपना टाइम लो, दुखी हो रहे हो दुखी हो, बट आपको समझना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। बिकॉज आपने सोच लिया कि मुझे करना है, तो आपके ऑब्स्टिकल्स, आपके वो बातें, ख़राब चीज़ें सब आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि रुक गए उसको देखकर, चलते रहना पड़ेगा। सो वन लास्ट क्वेश्चन, आजकल के सिंगर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया पे आने पे। इनफैक्ट कई लोग तो ये सोचते हैं कि नहीं, पहले हम ये सीख लें, ये इंस्ट्रूमेंट सीख लें, इस लेवल पे गाना सीख लें, तब जाके हम सोशल मीडिया पे आएंगे। उनको क्या करना चाहिए? उनको कैमरे पे आने से डर लगता है, उनको उस कैमरे की बटन को दबाने से डर लगता है। तो ऐसे में आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी और आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसे लोगों को? सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगी कि बिफोर यू कम बिफोर द ऑडियंस, मैं ये बोलूँगी कि आप इतने कंसिडरेबल टैलेंट और स्किल ले लो, कर पाओ कि आपको खुद को शर्म नहीं आए कि मैंने क्या डिस्प्ले किया है। आप इतना अच्छा करने लगो। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत प्रो लेवल पे जाके करो, डिसेंट लेवल ऑफ टैलेंट और स्किल एक्वायर करके आप तब स्टेज पे आएंगे तो आपकी भी वैल्यू रहेगी, आपके टैलेंट की भी इज्जत रहेगी, सीरियसली आप लिए जाओगे। और जो बहुत ही बकवास कमेंट्स जो आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही हर कुछ डाल देते हैं और उसके बाद फिर वो कमेंट्स आते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात ये कि मैं खुद बहुत ज़्यादा शायर इंट्रोवर्ट थी इन माई चाइल्डहुड। मतलब अगर आप बैठे हो तो मैं आपसे आई कॉन्टेक्ट करके बात भी नहीं कर पाती थी, मैं इतनी ज़्यादा शाय थी। बट मेरे फील्ड ने मुझे टर्न किया कि मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट बनूँ, थोड़ी सी मैं बात कर पाऊँ फेस टू फेस। तो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात हो गया, इट कम्स विद टाइम। टाइम के साथ मैं उस फील्ड ने मुझे पुश किया कि मैं 100 लोग के सामने खड़ी हूँ, हज़ारों के सामने खड़ी हूँ, और तो भी मैं अपना डिस्प्ले कर पा रही हूँ, अपना आर्ट, और बोल पा रही हूँ, डील कर पा रही हूँ। तो इट कम्स विद टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ की। क्योंकि अभी भी ऐसा कई बार होता है कि थोड़ी सी झिझक होती है, क्योंकि
पर्सनैलिटी से पूरी तरह कोई चीज़ निकल नहीं सकती, रहती है वो थोड़ी बहुत। तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हो तो इट कम्स विद टाइम। आप किसी की हेल्प ले लो, जैसे मैंने अपने भैया की हेल्प ली थी। कैमरा जब था सामने थी, मैं स्वेटिंग होने लगी थी, मेरे को डर लग रहा था यार मैं कैमरे के साथ नहीं आ तो रही। को अपीयरेंस से भी डर लगता है, अपीयरेंस से भी डर रहता है कि यार नहीं नहीं यार ये ऐसी नहीं आ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कैसे ही दिख रही हूँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ही हेल्प मी थ्रू। तो आप जो जिस पे भी आप रिलाई करते हो या जिससे भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनसे थोड़ी हेल्प लेके और धीरे धीरे फिर तो आप खुद ही करने लग जाते हो। बट वो सपोर्ट सिस्टम के लिए अगर आपसे नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प लेने में रुकना नहीं कोई चाहिए। बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं है, आप हेल्प लो। आप बताओ कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, किसी से जिससे आप शेयर कर सको, वो आपको हेल्प करेगा। जब आप करने लगते हो तो फिर आप खुद ही करने लग जाते हो अपने आप। अब आपको सामने, अब तो इतना सिंपल हो गया, फ़ोन सामने रखा, गिटार लिया, आपने शुरू कर दिया। तो इट कम्स विद टाइम। तो इसके लिए कोई प्रोफेशनल माइक की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मेरे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत सारे रॉ कवर्स भी डाले हैं, बहुत सारे स्टूडियो के भी डाले, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स के भी डाले हैं। तो जिसको जैसा ठीक लगे, कई लोग कैरियोके पे प्रेफर करते हैं, कई लोग रिकॉर्डेड ही प्रेफर करते हैं, कोई लोग सिर्फ लाइव प्रेफर करते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट कि वो क्या चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है। अगर आपके कंटेंट पे क्रिटिसिज्म्स आते हैं, हम्म। तो क्रिटिसाइज करते हैं आपके कंटेंट को, तो आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो? मैं बहुत ही एनालिटिकल हूँ इस मामले में। क्रिटिसिज्म आ रहा है तो मैं मेक श्योर करूँगी कि वो उस पर ध्यान दूँ। अगर वो सही चीज़ है तो आई विल वर्क ऑन दैट, और अगर बिल्कुल ही फालतू सी चीज़ है तो एक कान से सुन के निकाल दिया, इग्नोर कर दिया। बट आई विल पे हीट टू दैट। मैं देखूँगी कि क्या वो क्रिटिसिज्म में दम है, क्या वो बात सही है, क्या मुझे उस पर काम करना है। इफ़ येस देन आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। और मैं तो खुश होती हूँ कि जब कोई क्रिटिसिज्म देता है, बिकॉज वो एक ज़रिया है इम्प्रूव करने का। फीडबैक मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें कोई बता ही नहीं रहा तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। राइट। बट ये भी समझना ज़रूरी है कि वो फालतू की चीज़ का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एक्चुअली कुछ बात है उसमें। तो उसमें भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, नहीं कि जो भी लिया सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ये सब कुछ इग्नोर कर लिया। तो वो भी आप ही को समझना पड़ेगा। राइट। वाओ, इतनी सारी चीज़ें, इतना डीप डिस्कशन, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हार्डशिप्स भी होती हैं एक सिंगर की लाइफ में, इतने चैलेंजेस भी होते हैं। क्योंकि हमें सब ऊपर ऊपर बाहर बाहर से दिखता है कि एक सिंगर आया और एक बड़ा सिंगर बन गया, और उसकी हार्डशिप्स क्या होती हैं वो हम में से शायद किसी को भी नहीं मालूम होती। जो आज आपने इतनी इंसाइट्स दी, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी इतना इजीली बोलता है, बताता है। थैंक यू सो मच वानी फॉर कमिंग ऑन द शो एंड sharing your valuable things, feedbacks, right? Hope you have liked this show. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड द इंटायर टीम जो कैमरे के पीछे है। बहुत मज़ा आया एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि हम बहुत सारी चीज़ों पे बात भी किए। एंड थैंक्स टू यू एंड द इंटायर टीम फॉर हैविंग मी। Thank you so much.